नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना विधि बताई थी। यह रचना विधि पूर्णतः आलेखी विधि के ऊपर आधारित थी, जिसमें कि हमने ये बताया था कि एक से अधिक शंकुओं का प्रयोग करके इसकी रचना की जाती है तथा प्रत्येक शंकु जिस अक्षांश को स्पर्श करता है वही उस शंकु का मानक अक्षांश हो जाता है। इस तरीके से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 4 मानक अक्षांश हैं तो कितने शंकु हुए, तो इसका मतलब आपने उस प्रक्षेप को बनाने के लिए 4 शंकुओं का उपयोग किया है। या अगर हम ये कह सकते हैं कि आप इस चित्र को देख के बताइए कि इसमें कितने शंकुओं का प्रयोग हुआ है, तो आप उसमें अपनी अक्षांश रेखाएं गिन के बता सकते हैं कि इसमें इतने शंकुओं का प्रयोग हुआ है। और इसी के आधार पर इसमें हम सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि पहचान क्या है। तो सबसे बड़ी पहचान तो मैंने आपको बता दी कि जितने अक्षांश बने हैं उतने ही उसमें शंकुओं का उपयोग हुआ है, ये कल्पना की जाती है। दूसरा, हमने इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है कि आप देखिएगा कि इसमें केंद्र एक नहीं था अक्षांशों का, बल्कि अलग अलग बिंदुओं को केंद्र मानकर जो हमने अक्षांश वृत्त बनाए थे वो अलग अलग केंद्र के आधार पर बनाए गए थे। इस कारण समस्त अक्षांश वृत्त असकेंद्री चाप होते हैं और जैसे जैसे हम पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और यह दूरी और अधिक ये इलोंगेटेड होते चले जाते हैं और अधिक ये वक्राकार होते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी तो समान रहती है। फॉर एग्जांपल 15 डिग्री का अंतराल है तो सभी केंद्रीय मध्याह्न पर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी 15 डिग्री होगी, परंतु जैसे जैसे इस रेखा के पूरब या पश्चिम की ओर हम बढ़ते हैं तो मानक अक्षांश वृत्तों के बीच का अंतर निरंतर बढ़ता जाता है और यही कारण है कि इसमें पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों की आकृति बहुत अधिक इलोंगेटेड हो जाती है। जैसे कि अगर आपको याद हो कि हम जो एक मैजिकल जो मिरर आता है उसमें अपनी शक्लें देखते हैं तो हमारी ओरिजिनल शक्ल से वो शक्लें कैसी दिखती हैं, बहुत अलग अलग सी हमें दिखती हैं। किसी में हम चौड़े ज़्यादा दिखते हैं, किसी में हम लंबे ज़्यादा दिखते हैं। तो इन प्रक्षेपों पर भी क्या होता है, इसी तरीके की हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे जैसे हम पूर्व पश्चिम की तरफ जाएंगे प्रक्षेप की आकृति क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाएगी, अर्थात उसमें और अधिक विकृतियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता है कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक सरल रेखा होती है और शेष सभी देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। इसी तरीके से केंद्रीय मध्याह्न रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती है, जबकि शेष देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर अक्षांश वृत्त कैसे हैं, समकोण है, परंतु अगली जो देशांतर रेखाएं शेष उन पर अक्षांश वृत्तों को कैसे काटती हैं, और ज़्यादा इलोंगेटेड बिल्कुल तिरछापन लेते हुए काटती हैं। जब आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन का यह तिरछापन केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। ये तिरछापन और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके गुणधर्म की, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है कि इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। सभी अक्षांश वृत्तों पर और केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। क्यों शुद्ध होती है, कभी नोटिस करा आपने इस बात को? इसलिए शुद्ध होती है क्योंकि सभी अक्षांश मानक अक्षांश हैं और उन सभी मानक अक्षांशों का केंद्र क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो आपने अगर 15 डिग्री के लिए रचना करी तो उसका केंद्र अलग होगा। आपने 45 डिग्री की रचना करी, उसका केंद्र और उससे ऊपर होगा। आपने 60 डिग्री की रचना करी, केंद्र और क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ चला जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि समस्त अक्षांश हैं उन पर मापनी शुद्ध है। और केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर क्यों मापनी शुद्ध है, क्योंकि केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी क्या होती है, एक सरल रेखा है और इसको क्या किया गया है कि अंतराल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
अक्षांश वृत्तों के असकेंद्री होने के कारण इस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल का गुण नहीं होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सभी के सभी अक्षांश क्या हैं, अलग अलग सेंटर से खींचे गए हैं, अलग अलग केंद्र से खींचे गए हैं, इसलिए इनमें इक्वल एरिया का गुण नहीं पाया जाता है, सम क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रफल की इसमें अशुद्धता हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब बात करेंगे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतरों की मापनी में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण यह प्रक्षेप में आकृति सही नहीं आती। अगर आपने किसी जादूगर के मिरर को देखा है या उसके शीशे को देखा है, उसकी आप आकृति देखोगे या तो ज़्यादा चौड़ी होगी या ज़्यादा लंबी होगी। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे ही हम केंद्र से दूर जा रहे हैं, केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जा रहे हैं, तो देशांतरों की मापनी में होने वाली तीव्र वृद्धि इसकी आकृतियों को शुद्ध नहीं रहने देती, बल्कि प्रक्षेप की आकृति क्या होती है, डावाडोल हो जाती है, अपने सही रूप से क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी से दूर मानचित्रों के समीपवर्ती भागों में आकृति तथा क्षेत्रफल में विकृति बहुत बढ़ जाती है। आप 0 डिग्री पर हैं, आप 90 डिग्री पर हैं, यहाँ पर आपकी आकृति कैसी आएगी, सही आएगी। पर आपसे मैं कहूँगी कि आप और पूर्व की तरफ जाओ, आपकी आकृतियाँ बिगड़ती जाएंगी, क्योंकि देशांतरों की मापनी में भी अशुद्धता रहती है। अब बात है कि इसमें इस प्रक्षेप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यही प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा को क्या है, सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि इस आकृति एवं क्षेत्रफल को शुद्ध प्रदर्शित न होने के कारण यह प्रक्षेप बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए अनुपयुक्त है। भाई हमें आज एशिया का मानचित्र बनाना है, पर इस पर हम एशिया का मानचित्र नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एशिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत अधिक है। तो इसका मतलब बीच के भागों में तो आकृति शुद्ध आएगी, परंतु जैसे ही पूर्व पश्चिम की तरफ जाएंगे आकृतियों में क्या होएगी, अशुद्धता बढ़ती जाएगी। इसलिए जिनका देशों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, वहाँ पर आकृति और क्षेत्रफल की अशुद्धता बनेगी और वहाँ पर ये काम नहीं हो, उपयुक्त नहीं रह पाएंगे। छोटे छोटे क्षेत्रों में जिनका पूर्व और पश्चिम का विस्तार कम हो, जैसे आपके यूएसए में इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं कहना चाह रही हूँ छोटे छोटे क्षेत्रों में जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार कम हो के मानचित्र बनाने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्षेप पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। वहाँ इसका क्या करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ है, तो एक एक स्टेट के ऊपर इसमें इस तरीके के प्रक्षेपों की रचना की जाती है। तो इस तरीके से आपके शंक्वाकार प्रक्षेप आज मेरे ख़त्म होते हैं, जिनमें मुख्यतः मैंने 4 करवाए थे। नंबर 1 मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा 2 मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप, तीसरा मैंने करवाया था आपके बोन प्रक्षेप, और चौथा है बहुशंकुक प्रक्षेप। अगर एट अ ग्लांस आपसे कहा जाए कि शंकु प्रक्षेप कौन से होते हैं, तो बेटा इसका ये मतलब है कि इसमें आपको शंक्वाकार आकृति ना देखिए, बल्कि इसमें अक्षांश और देशांतरों को देखना है। तो अक्षांश इसमें कैसे मिलते हैं, चाप की आकृति में मिलते हैं, जबकि वास्तविकता में अक्षांश क्या हैं आपके चाप की आकृति में नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, देशांतर रेखाएं भी चाप की आकृति में हैं, कोणीय दूरी पर मापी गई हैं। तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें मात्र एक ही गोलार्ध का निरूपण होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को पूरी पृथ्वी का निरूपण चाहिए, तो इसमें पूरे ग्लोब का या पूरे पृथ्वी का निरूपण नहीं होगा, केवल क्या होगा, इसमें एक ही गोलार्ध का निरूपण होगा। चाहे तो आप इसको उत्तर के लिए बना लीजिए, चाहे फिर इसको दक्षिण के लिए बना लीजिए। तो इस तरीके से शंक्वाकार प्रक्षेप केवल एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका उपयोग मध्य अक्षांशों के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उच्च अक्षांशों के लिए होते हैं आपके मध्य प्रक्षेप,
और इसका उपयोग हमने किया मध्य अक्षांशों के लिए। धन्यवाद।